हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 भर्ती परीक्षा क्लास को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, अपना जो बैच चल रहा था सैनी बैच, ठीक है। सैनी बैच में हमने कुछ टॉपिक अभी नहीं पढ़ाए हुए हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय के बहुत सारे टॉपिक हमने नहीं करवाया है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हमने केवल 2 ही चैप्टर पढ़ाया था। अभी इसके चैप्टर बचे हुए हैं, 5 से लेकर 6 चैप्टर हैं शायद, आई थिंक इतना ही होगा। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय का, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 की पूरी थियरी हम पढ़ने वाले हैं। थियरी के साथ साथ एमसीक्यू भी हम करने वाले हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आपके भर्ती परीक्षा में सर कितने नंबर आते हैं? कम से कम 5, मैक्सिमम 8 नंबर आपके भर्ती में आते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम तो 7-8 प्रश्न पूछा गया था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से। तो इस बार भी 7-8 प्रश्न आने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय से। तो आप इसको इग्नोर ना करें। अगर इस अगर इस अध्याय से आपकी भर्ती परीक्षा में आता है, इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? चिल्ड्रंस राइट या फिर चाइल्ड राइट्स, बच्चों का अधिकार क्या है। अगर बच्चों के अधिकार से जो आपकी भर्ती परीक्षा में प्रश्न बनेगा, अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो भैया बाहर नहीं जाएगा, ठीक। इससे छूटेगा नहीं, आपका प्रश्न बना के आओगे। क्योंकि हम थियरी पढ़ रहे हैं, थियरी मतलब हम जड़ पकड़ रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यू रटा नहीं रहे हैं। अगर आप थियरी पढ़ेंगे, आपके सामने 20-25 एमसीक्यू भी रखेंगे, आसानी से आप हर एक एमसीक्यू का उत्तर भी दे पाएंगे, ठीक है। तो बचे हुए टॉपिक कवर करेंगे, 100% सिलेक्शन वाली थ्योरी, ठीक है। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि जैसे कि अब 200 रुपये इसका फ़ी था, आपने 200 रुपये फ़ी दिया था, ठीक है। आप सभी लोगों को हमने बोला था कि पीडीएफ प्रिंट आउट करवा लेना जितना हमने पढ़ाया है। बाकी बचे हुए टॉपिक को अभी रहने दो, हम बाद में करवाएंगे। इसको हम बाद में क्यों रखे थे? क्योंकि ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय, देखिए, मुख्य सेविका की वैकेंसी आती है। हम आप लोगों के लिए बहुत ही आगे की चीज़ें लेके सोच कर चलते हैं। मुख्य सेविका की भर्ती आती है, ठीक है, इस बार भी आने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फरवरी मार्च में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा मुख्य सेविका के लिए। तो आप में से जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन किए हैं होम साइंस से, ठीक है, चाइल्ड से या फिर सोशोलॉजी से, तो आप लोग अप्लाई कर लेना। क्योंकि इस बार पिट में आपका स्कोर है, प्लस में है, ठीक है। आपने पिट भी दिया है तो आप लोग अप्लाई कर देना। लास्ट टाइम बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने पिट नहीं किया था, बहुत से लोग थे, और वैकेंसी बहुत ही जल्दी आ गई थी। तो पिट नहीं किए थे, इसलिए आप लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो इस टाइम आप चूकना मत। या फिर ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है, बीए बीएससी, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं किया था होम साइंस से, सोशोलॉजी से। लेकिन इस बार आप लोग सभी लोग रेडी हो, तो भर्ती आएगी, उसमें अप्लाई जरूर कर लेना। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके मुख्य सेविका के लिए। यहाँ से मुख्य सेविका में भी प्रश्न बनता है, 3 से लेकर 4 प्रश्न बनता है केवल चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय से, और बन जाते हैं, ठीक है, और बन जाते हैं। मेनली जो टॉपिक है मुख्य सेविका में, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, सोशोलॉजी, समाज शास्त्र के बारे में, वो भी आपको अच्छे से पता है, इनमें आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ अच्छे से ढंग से। पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है मिलता जुलता है, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन जैसे पोषण वाले से 20 से 25 प्रश्न आ जाते हैं। तो आप सब कुछ पढ़े हुए हैं, और मैं सिस्टमेटिक तरीके से इसीलिए पढ़ा रहा था, ताकि ये सब चीज़ें आपको ताज़ा रहे, बाद में आपको दिक्कत ना हो। बाकी अभी आप एनम पे फोकस करिए। एनम की नौकरी लेने के बाद उसके बारे में सोचा जाएगा। भैया टॉप ग्रेड की वो भी नौकरी है, ये भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों का ग्रेड पे सेम हो गया, 2800 ग्रेड पे वो भी है, ये भी, ठीक है। लेकिन वो अधिकारी लेवल पे आ जाता है भैया। लेकिन काम दोनों में ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप संतुष्ट हो जाएं, अभी एक भर्ती आई हुई है, इस पर नौकरी ले लें। खाली समय, जैसे अब 11 जनवरी के बाद आपके पास समय नहीं बचेगा, समय बचेगा, ठीक है। 11 तारीख के बाद बहुत सारा समय है। अब आपके सामने कोई परीक्षा नहीं दिखेगा, क्योंकि भर्ती का रिजल्ट तो लेट आएगा, सबको पता है। हालांकि फरवरी मार्च में 2027 के फरवरी मार्च में चुनाव है, ज्वाइनिंग तो नवंबर में ही होना है 52-72 का। ध्यान से सुनिए, 52-72 का ज्वाइनिंग नवंबर में ही देने वाले हैं, 2026 के नवंबर में। लेकिन उसके लिए श्वेत कुंज मेडिकल अड्डा तत्पर तैयार रहेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी काम करवाने की कोशिश किया जाएगा, सीएम जी से मिला जाएगा,
तमाम लोगों से मिला जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा, हर एक चीज़ किया जाएगा। रिजल्ट को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिलवाने के बाद तब पूरा फोकस यही रहेगा, मुख्य सेविका की जो भर्ती आएगी उसकी तैयारी करवाना आपका। 11 जनवरी के बाद आप फ्री हो जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से मैं एक एक वीडियो आपको यूट्यूब पे ही उपलब्ध कराऊंगा कि कैसे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए, इसमें से देखिए आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी ठंडे दिमाग से और ढंग से जाके पेपर दीजिए। और देखिए कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर केवल सैनी बैच पढ़ने से ही सिलेक्शन हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा यार। आप पूरी जड़ को पकड़ के जा रहे हैं, पूरी थियरी पढ़ के जा रहे हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमने पूरा पढ़ के आया हुआ है, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? अगर आप थियरी पढ़ के जा रहे हैं, किसी चीज़ को जड़ तक जाके उसको अच्छे से निचोड़ निकाल कर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस फील करिए कि हम सब पढ़ के आए हुए हैं पहले से ही। इतना सोच लेना, जब पेपर देने बैठना, जब जिस दिन एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे, उसी दिन बस पेपर मिलने से पहले यही सोच लेना कि हम सब कुछ पढ़ के आए हैं, पूरा कर लेंगे। कैसे भी प्रश्न आए, कहाँ से भी आए, सब कुछ हम बना के आएँगे क्योंकि हमने पूरी की पूरी थियरी पढ़ के आए। भैया कॉन्फिडेंस तो उन लोगों को नहीं आता जो एमसीक्यू 1000, 2000, 3000 या फिर 3 घंटे का मैराथन या फिर 10 घंटे का मैराथन देख के जाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आपको तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम थियरी पढ़ के गए हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो भैया आपको सोचना पड़ेगा और रिवाइज करना। मैंने बोला है 3 बार थियरी पढ़ लेते हैं, विश्वास करिए, ठीक है। जैसे मैं कुछ भी चीज़ें बोलता हूँ, वो चीज़ें सामने आती है तो ये भी सामने आएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बीटीएससी, ओ सॉरी, बिहार बिहार अभी बिहार एनएचएम का पेपर हुआ था, ठीक है। पूरा का पूरा अगर अभी हम दिखाने लगे ना भैया, पूरा का पूरा एक एक लाइन पूछ लिया था सैनी वैसे, एक एक लाइन पूरा पूरा बेसिक बेसिक। हालांकि आपके पेपर में लेवल मैं कभी नहीं बोला हूँ कि भैया लेवल डिफिकल्ट आएगा। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का जो पेपर आने वाला है, तरीका अलग रहेगा, पैटर्न अलग रहेगा, पूछने का तरीका अलग रहेगा, बिल्कुल टेक्निकल प्रश्न पूछे जाएंगे। लेवल वही रहेगा यार, मैंने लेवल की कभी बात किया ही नहीं। बस तरीका, घुमाने का तरीका, जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, जब मैं टेस्ट देता हूँ बिल्कुल वही पैटर्न पे बनेंगे। तरीका अलग रहेगा, लेवल बहुत आसान रहेगा। मेरे टेस्ट में आपके स्कोर आते हैं, जो अच्छे से थियरी पढ़ा है उसके स्कोर अच्छे आते हैं, 80 आते हैं, 90 आते हैं, किसी किसी का तो 95 आ जाता है। क्यों? क्योंकि थियरी उन्होंने पढ़ा है। हाँ, तरीका अलग रहता है जिसके वजह से कुछ प्रश्न गलत हो जाते हैं और समय लग जाता है भाई, टाइम टेकन रहता है। वन लाइन के प्रश्न बना के देंगे तो भैया उसमें आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रश्न को घुमाने का तरीका है, वो तरीका एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर हम टेस्ट दे रहे हैं, ताकि एग्जाम हॉल में आप बैठो तो आपको ये ना फील हो कि भैया हमने हमने ऐसे प्रश्न देखा ही नहीं था, कुछ नया ना लगे आपको। बस यही लगना चाहिए कि ऐसे तो प्रश्न की लड़ाई हम करके आए हुए हैं, ये फील आना चाहिए। बाकी सैनी बैच को अच्छे से पढ़ते जाइए, सैनी बैच की पूरी थियरी पढ़ के जाइएगा। कुछ प्रश्न के सैनी बैच में एक दो प्रश्न बीच बीच में हर एक चैप्टर से इधर उधर हो गए होंगे आंसर फिलअप करने का। हालांकि जो मैं वीडियो में पढ़ाया था वहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ, लेकिन कुछ जिस भी वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि 5 ऑप्शंस हैं तो डी के जगह पे ई हो गया है, ठीक है। ये दिक्कत का सामना देखने को मिलता है। जैसे कि आदत बनी हुई है 4 ऑप्शंस के प्रश्न को सेट करने का, तो वहाँ पे जब उत्तर लिखने लगते हैं तो एक ही साथ उत्तर लिखते हैं, ये नहीं कि हर एक प्रश्न का उत्तर पढ़ने के बाद दें। उत्तर जब हम लिखने लगते हैं तो एक ही साथ सारे के प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, तो वहाँ पे डी डी उत्तर लगाने की जगह पे ई उत्तर लग जाता है, ये दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है, वो आप सुधार कर लिया करो। चलिए, आज का जो आपका चैप्टर है बच्चों के अधिकार हक, ठीक है, चिल्ड्रंस राइट्स, ये सैनी बैच का है, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, पूरी की पूरी थियरी हम एमसीक्यू फॉर्मेट में कर दे रहे हैं, ठीक है। हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ाने से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि सर क्या ही पढ़ें क्या ही छोड़ें, ठीक है। तो इस पूरी थियरी को हम प्रश्न उत्तरी के रूप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ताकि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे, बोर आप फील ना हो, ठीक है, और आसान भी लगे। बोला जा रहा है पहला प्रश्न कि बच्चों के अधिकार क्या हैं। अच्छा, बच्चों के अधिकार क्या हैं, राइट्स क्या हैं। और संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकार संधि, ठीक है, ध्यान रखना है, ये आपका सीआरसी
सियासी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। कन्वेंशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑन द चाइल्ड से इनका क्या संबंध है। अब देखिए, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑन द चाइल्ड ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें 196 देशों ने, अमेरिका को छोड़कर, अमेरिका भाग नहीं लिया, ठीक है, अमेरिका इस पर साइन नहीं किया, अमेरिका ने हस्ताक्षर नहीं किया, अमेरिका ने शामिल नहीं हुआ है। 196 देश अभी वर्तमान में हैं इसमें, ठीक है, सियासी के तहत। तो ये क्या करता है, ये बच्चों के अधिकार के लिए लड़ाई करता है। जिस प्रकार मैं आपके एग्ज़ाम को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर लड़ाई करता हूँ, उस प्रकार से ये भी बच्चों के अधिकार दिलाने का काम करता है। किसने ये बनाया है, तो संयुक्त राष्ट्र ने। इतना आपको पता हो गया? हाँ सर, इतना हमको पता हो गया। अब हम पढ़ेंगे आगे। देखिए, बच्चों के अधिकार वे हक हैं जो बच्चों को उनके विकास, सुरक्षा और खुशहाली के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, खेलने का अधिकार हुआ आदि। संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकार संधि सीआरसी, ठीक है, वही ये किसने बनाया है, संयुक्त राष्ट्र ने बनाया है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकार संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। मैंने आपको पहले ही प्रश्न में ही क्लियर कर दिया कि क्या है सर, सीआरसी कन्वेंशन ऑन द राइट ऑन द चाइल्ड क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। किसने बनाया है, संयुक्त राष्ट्र ने बनाया है। किस लिए बनाया है, बच्चों के अधिकार के लिए, ठीक है, जो दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। भारत इस संधि का हिस्सा है और इससे प्रेरित होकर कई कानून बनाए गए हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है तो सीआरसी के तहत सरकार को उसे मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। समझ में आया? बहुत ही आसान भाषा में हमने कम ही शब्दों में सब कुछ समझाने की कोशिश किया है। आपको क्या ध्यान में रखना है, सियासी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। किसने बनाया है भैया, संयुक्त राष्ट्र ने बनाया है। किस लिए बनाया है, बच्चों के अधिकार की रक्षा करने के लिए बनाया है। ओके, तो थियरी को पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए। जैसे आप बोलते हो कि हम भूल जाते हैं, कितना भी पढ़ें भूल जाते हैं, तो भैया रीजन है भूलने का। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो नहीं भूल पाएंगे, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर सेकंड देखिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी है, रटनी है, ठीक है। भारत में बच्चों के कल्याण से संबंधित मुख्य कानून कौन कौन से हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है कि भारत में बच्चों के कल्याण से संबंधित मुख्य कानून कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है कि भारत में बच्चों के कल्याण से जुड़े कई कानून हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। मुख्य कानून इस प्रकार हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम, पहले क्या था, बचपन में ही शादी हो जाती थी, बचपन में शादी हो जाती थी तो भैया जनसंख्या बढ़ जाती थी, ठीक है। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए भैया ये बाल विवाह निषेध अधिनियम आया, ठीक है। कब आया, 1978 में आ गया। क्यों, बाल विवाह को रोकता है, ठीक है, बाल विवाह को रोकने का काम ये करता है। आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए वह कौन सा अधिनियम है जो 1978 में लागू हुआ, जो बच्चों को बाल विवाह से संबंधित है। ऑप्शन दे देगा, बाल विवाह निषेध अधिनियम, किशोर अपराध अधिनियम, शिशु आहार अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। आपको अच्छे से पता है कि 1978 में जो आया था वो बाल विवाह निषेध अधिनियम है, ठीक है। इसलिए बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, किशोर अपराध अधिनियम पूछेगा डायरेक्ट कि किशोर अपराध अधिनियम किस सन में आया था। तो आपको अच्छे से याद रहेगा, 1986 में। किस लिए, किशोर अपराधियों की सुरक्षा और सुधार पर फोकस करने के लिए। शिशु आहार अधिनियम कब, 1992 में। क्यों, शिशुओं के सुरक्षित आहार सुनिश्चित करता है ये। बाल श्रम अधिनियम इम्पॉर्टेंट है, 1993 में। क्यों, बच्चों से श्रम कराना प्रतिबंधित जो है। बच्चे पहले क्या थे, कारखाने में भेज दिए जाते थे, 12 साल का है, 10 साल का है, 11 साल का है, ठीक है, कारखाने में भेज दिया जाता था, भाई जाओ कमाओ खाओ अपना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गरीबी है। हम तुमको अब इतना बड़ा कर दिए हैं, 10 साल का कर दिए हैं, तब तुम जाओ खुद कमाओ, ठीक है, और हमें भी खिलाओ कमा के। तो ये अधिनियम आया, बाल श्रम अधिनियम, ठीक है। इसके तहत भैया जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको फैक्ट्री में काम करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आया इसलिए 1993 में। चलिए उसके बाद अनाथालय और अन आश्रम अधिनियम 1990 में। अनाथालयों की व्यवस्था मतलब कि जैसे लालन, बच्चे तो पैदा कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन उनका पोषण पालन करने के लिए अब है ही नहीं,
खुद खाने का नहीं है तो बच्चे को क्या खिला पाएंगे। उस बच्चे को छोड़ देते थे ऐसे, जाओ भाई मरो भूखो। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, एक योजना लेके आया, अधिनियम लेके आया, ठीक है, 1990 में, कि भैया कुछ जगह पे हम अनाथालय बना देते हैं, ठीक है, जो लावारिस बच्चे हैं उन्हीं अनाथालय में जाएं और वहाँ पे उनको अच्छे से खाना पीना सब चीज़ की व्यवस्था हो, हर एक चीज़ का, ठीक है। ये समझ में आ गया, 1990 में आया। उसके बाद बाल संस्थान न्याय अधिनियम, ये कब आया सर? 1956 में आया। किस लिए आया सर? बच्चों को न्याय और देखभाल के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये चीज़ें हम समझा ही नहीं सकते हैं, रटने ही वाली चीज़ हैं, पूरे सेंस रटने होंगे आपको तभी बात बनेगी। बाकी जो चीज़ें समझाना है वो मैं समझा दे रहा हूँ। ऑलरेडी इतनी आसान थ्योरी लिख दी हैं कि भैया इसमें समझाने की ज़रूरत है ही नहीं। इतना आसान शब्दों में हम हर एक चीज़ को खुद ही लिख दिए हैं, इसमें हम क्या ही समझाएं आपको। फैक्ट्री एक्ट 1976 में, इसके फैक्ट्री एक्ट के तहत क्या किया गया, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने की अनुमति नहीं दी गई, कि भैया जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको काम करने की अनुमति नहीं है। और उसके बाद क्या है सर, 18 वर्ष से कम के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी, और काम काम के घंटों में छूट। उदाहरण के तौर पे फैक्ट्री एक्ट के तहत अगर कोई फैक्ट्री मालिक 12 साल के बच्चे से काम कराता है तो उसे सजा हो सकती है। तो ये फैक्ट्री एक्ट कब आया? 1976 में, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 3 पूछा जा रहा है कि भारतीय बाल कल्याण परिषद, ठीक है, भारतीय बाल कल्याण परिषद, ये आप इंग्लिश में भी ध्यान रखना, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, प्रश्न ही पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा आईसीसीडब्ल्यू, आईसीसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आप जरूर पढ़ लेना। ये मत सोचना कि इंग्लिश में है, इंग्लिश हम नहीं, भैया इंग्लिश, जैसे कि मैं कभी कभी कुछ प्रश्न में इंग्लिश वर्ड डाल देता हूँ तो अरे सर आपने इंग्लिश क्यों बीच में घुसेड़ दिया, हिंदी में क्यों नहीं, तो भैया हिंदी ही की भरोसे मत रहिए। इंग्लिश में जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है कि चलो बताओ आईसीसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है, या फिर मिलान वाले प्रश्न दे देगा, 4-5 प्रश्न ऐसे दे देगा, CRC, ठीक है, उसके बाद ICCW, ऐसे 4-5 दे देगा, बोलेगा इनका सही मिलान करो, उसके बाद यहाँ फुल फॉर्म दिया रहेगा। अगर किसी का भी फुल फॉर्म नहीं पता है तो कोई नहीं बना पाएंगे, आपका 1 नंबर तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए हर एक फुल फॉर्म भी जरूरी होते हैं, ठीक है। चलिए, भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। यह क्या है सर? अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से जुड़ा है। इसका मुख्य उद्देश्य कानूनों, ठीक है, कानूनों या फिर अन्य माध्यमों से बच्चों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। ये बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की उन्नति में मदद करता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि ICCW बच्चों के लिए स्वास्थ्य कैंप आयोजित करता है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त चेकअप और पोषण दिया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। ICCW का काम क्या है? हाँ सर, ICCW का काम हमको समझ में आ गया, कब आया था ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल उत्पीड़न, ठीक है, बाल उत्पीड़न क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं? तो बाल उत्पीड़न का मतलब किसी बच्चे के साथ ऐसी ज्यादती, मतलब जबरदस्ती या फिर बदसलूकी करना जिससे उसे शारीरिक, मानसिक या फिर भावनात्मक चोट पहुंचे। या फैक्ट्री में मैनेजर द्वारा या फिर घर में अभिभावक द्वारा हो सकता है, जैसे कि मारना, पीटना, जलाना, शारीरिक परेशानी या फिर यौन शोषण। लड़कियों में यौन उत्पीड़न ज़्यादा है, ध्यान में रखना है, लड़कियों में यौन उत्पीड़न ज़्यादा है, ठीक है, लड़कों के मुकाबले में। अच्छा सर, क्यों किया जाता है भैया ये बाल उत्पीड़न, क्यों किया जाता है? जैसे कि आर्थिक स्थिति किसी भी परिवार की बहुत ही खराब है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। अब वो इंसान जो घर का देख रेख कर रहा है, गार्जियन कर रहा है, ठीक है, दिन भर काम करता है, 10 पैसे उसको मिलते हैं, और उसके ऊपर कर्ज इतने सारे हैं कि उस 10 पैसे को कर्ज देने में ही चला जा रहा है। तो घर पे आता है, ना तो रोटी है, ना तो नमक है, ना तो सब्जी है, ना तो चावल है, ठीक है, खाए बनाए क्या, ठीक है, खाए बनाए क्या वो। तो अब उसी को लेकर जब परिवार वाले कुछ बोलते हैं कि भाई कुछ है नहीं घर में, क्या बनाए क्या खाएं, अब 4 बच्चे हैं तो झल्ला के बच्चों को मारने लगेगा, गुस्से में आकर, आवेश में आकर, कि ये सब क्या कर रहे हैं, इनको किस लिए पैदा किया हूँ,
इनसे काम करवाओ, इनको बोलो 4 पैसे कमा के आएँ, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? इसी को बोलते हैं बात उपने। अब बच्चों को खुद का भाई गुस्सा बच्चों के ऊपर निकालना, ठीक है? या फिर घर की आर्थिक स्थिति को देखकर जो आप नहीं उस चीज़ को झेल पा रहे हैं, वो पूरा का पूरा बच्चे के ऊपर उतारना, वही मैं सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? उसी आवेश में आकर बच्चे को मारना, पीटना, जलाना या फिर उससे काम करवाना, ज़बरदस्ती ये करना, वो करना, पढ़ाई रोक देना उसकी, खर्च बचाने के लिए पढ़ाई रोक देना, खर्च बचाने के लिए भैया उसके शरीर पे कपड़े ना देना, उतार लेना, नंगे घुमाना, ये सब चीज़ करना क्या हो गया? बाल उत्पीड़न हो गया, ठीक है? चलिए, इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? यहाँ पे हम समझेंगे इसके मुख्य कारण। जैसे कि अभिभावक अभिभावक में तनाव, माता-पिता में तनाव। अब वो तनाव किसी भी कारण से हो सकता है। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि आर्थिक स्थिति खराब है, पैसा नहीं है, ये सब चीज़ें और भी तनाव हो सकते हैं। तो अभिभावक में तनाव, माता-पिता की वैवाहिक समस्या, ठीक है? बीमारी के कारण, अब बीमार है, ठीक है? मेंटली वो स्वस्थ नहीं है, हेल्थ नहीं उसका ठीक नहीं है, तब भी हो सकता है। आर्थिक समस्या है, तो आर्थिक समस्या हमने आपको बता ही दिया। तो इसके कारण बाल उत्पीड़न करते हैं लोग, ठीक है? गार्जियन लोग बच्चों पे। चलिए, उदाहरण के तौर पे समझेंगे, गुस्सा या क्रोध। उदाहरण, अगर कोई पिता आर्थिक तंगी से गुस्से में बच्चे को पीटता है तो ये उत्पीड़न का कारण है। समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। इतना अगर सरल शब्दों में अब अगर आपको नहीं समझ में आ सकता है तो भैया फिर अब क्या ही बता सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम देखेंगे बाल उत्पीड़न के मुख्य कारण क्या हैं। बाल उत्पीड़न के मुख्य कारण क्या हैं? बाल उत्पीड़न के प्रकार, अच्छा प्रकार है क्या? कारण मैं बता रहा हूँ। बाल उत्पीड़न के मुख्य प्रकार क्या हैं? तो भैया शारीरिक उत्पीड़न, मारपीट, चोट पहुँचाना। अगर मार पीट रहा है तो ये क्या हो गया? ये शारीरिक उत्पीड़न उत्पीड़न के प्रकार हो गया। भावनात्मक उत्पीड़न, अगर बच्चे को अपमानित करना या फिर डराना, तो भावनात्मक उत्पीड़न, जैसे कि बच्चे को बोला गया, फोर्स किया जाए, भाई तुमको काट कर फेंक देंगे अगर तुमने आज जाकर 2 बोरी, ठीक है, अनाज उनके घर नहीं, पल्लेदारी वाला काम नहीं ढोकर पहुँचाया, ये नहीं काम किया, पैसे 2 पैसे नहीं कमा के आया, तो हम तुमको आज मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है? इमोशनल ब्लैकमेल करना, तो ये क्या हो गया? भावनात्मक उत्पीड़न हो गया, ठीक है? बच्चे को अपमानित करना कि भाई, जैसे कि समाज में जैसे कि 2 कैटेगरी के इंसान होते हैं ना, अब जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है? अब ये 2 कैटेगरी के इंसान हैं, ठीक है? ये 2 कैटेगरी के इंसान हैं। अब इसकी आर्थिक आर्थिक स्थिति तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कमाने-धमाने वाला है, इसके बच्चे बहुत ही, मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप बोलते हो ना खान सर के स्टाइल में, तो सीबीएसई बोर्ड वाला ये लड़का है, ठीक है? और ये यूपी बोर्ड वाला लड़का है, ठीक है? गरीब अमीर का अंतर मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। अब इसके पास तो भैया किसी चीज़ की कमी है ही नहीं, ठीक है? और इस इंसान के पास कमी है, ठीक है? इसके बच्चे के पास कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, ठीक है? पढ़ने के लिए विद्यालय की फीस नहीं है, कॉपी किताब नहीं है, तो ये इंसान क्या बोलेगा? इस इंसान जब भी इस बच्चे के इंसान को देखेगा, बोलेगा, अरे बच्चा तू फ़कीर का लड़का है, ठीक है? तू फ़कीर का लड़का है, तेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है? डेली जब भी सुबह उठेगा तो पहले इसी को ऐसे शब्द बोलेगा, तू फ़कीर का लड़का है, तेरे पास ना तो खाने का है, ना तो पढ़ने का है, तू भाग यहाँ से, यहाँ क्यों आया है? तो ये क्या हो गया? उस बच्चे को भावनात्मक उत्पीड़न कर रहा है ये इंसान, बार-बार उसको डेली सुबह उठते ही यही चीज़ बोल रहा है। तो ये क्या हो गया? भावनात्मक, तो उसकी भावना को ठेस पहुँच रही है, ठीक है? बातों से ये पहुँचा रहा है, तो ये एक प्रकार से हो गया। चलिए, नेक्स्ट हम देखेंगे उपेक्षात्मक उत्पीड़न, बच्चे की ज़रूरत की अनदेखी, जैसे कि भोजन ना देना, ठीक है? अब बच्चे को ज़रूरत है खाने की, लेकिन उसको आप नहीं दे रहे हो, ठीक है? भोजन नहीं दे रहे हो, या फिर दे भी रहे हो, 4 रोटी की जगह पे आप 4 रोटी की भूख है, तो 2 रोटी ही दे रहे हो आप, ठीक है? देना है, सुबह 6 बजे भूख लग रही है, आप 8 बजे दे रहे हो, तो ये क्या हो गया? उपेक्षात्मक उत्पीड़न हो गया। बच्चों की ज़रूरत, या फिर उसको पढ़ने की ललक है, पढ़ने का इच्छा है, आप उसको पढ़ने नहीं दे रहे हो, तो ये क्या हो गया? उपेक्षात्मक, ठीक है? उसको अच्छे-अच्छे खिलौनों के साथ खेलने की ज़रूरत है, तो आप उसको खिलौना नहीं दे रहे हो। अगर खिलौना कहीं से वो ला रहा है, बना रहा है, तो उसके खिलौनों को तोड़ दे रहे हो, तो क्या होगा? उपेक्षात्मक उत्पीड़न हो गया। बच्चे को खेलने की ज़रूरत है, आप उसको खेलने नहीं दे रहे हो, क्या हो गया? उपेक्षात्मक उत्पीड़न हो गया, ठीक है? यौन उत्पीड़न, यौन शोषण या फिर छेड़छाड़ से, उदाहरण के तौर पर अगर कोई रिश्तेदार बच्ची के साथ यौन छेड़छाड़ करता है, तो यह यौन उत्पीड़न हो गया। अब इसके बारे में आप डिटेल में हम समझाएँगे नहीं, वो तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है?
बाल उत्पीड़न का प्रबंधन कैसे करेंगे आप, मैनेजमेंट कैसे करेंगे भैया, बाल उत्पीड़न का प्रबंधन कैसे करेंगे। आपकी भर्ती परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में से बताइए कौन सा बाल उत्पीड़न का मैनेजमेंट नहीं है, या फिर किस तरीके से बाल उत्पीड़न को मैनेजमेंट किया जा सकता है, निम्नलिखित में से बताइए। ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको ढंग से पढ़ना है कि भैया बाल उत्पीड़न का प्रबंधन सरकारी संगठनों या फिर स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जाता है। स्वयंसेवी मतलब एनजीओ जो चलाते हैं, किया जाता है। वे बच्चों को सुरक्षा सुविधाएं देते हैं, जैसे कि डे केयर सेंटर, ठीक है, पुलिस सहायता, आपातकालीन सेवाएं, ठीक है। मुख्य उपाय, मुख्य उपाय, ठीक है, जैसे कि बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षा देकर जागरूक बनाना। अब बच्चा है तो बच्चे को बताना भाई तुम्हारा ये अधिकार है, अगर तुम्हारे डट्टा पापा डांट रहे हैं, ठीक है, पापा मम्मी डांट रहे हैं तो उसे बोलो, ठीक है, कि देखिए हमारा भी है, आपने हमको जन्म दिया है तो आपका हक बनता है, ठीक है, हमारी कोई गलती नहीं है, धरती पे हम आए हैं तो आपका पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी पूरी जिम्मेदारी है, ठीक है, हमें पढ़ाने की, हमें खिलाने की, हमें सब कुछ करने का, तब तक जब तक हम अभी बच्चे हैं। 18-20 साल के हो जाएंगे तो हम काम करेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा मेरे ऊपर अत्याचार करोगे तो हम आपकी कंप्लेन जाकर कर देंगे फला स्टेट पुलिस थाना में। तो इसलिए जागरूक शिक्षा देकर जागरूक बनाना, ठीक है। उत्पीड़न करने वालों को कानूनी सजा दिलवाना। अब बच्चे को जो उत्पीड़ित उत्पीड़ित कर रहा है, ठीक है, प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए कानूनी सजा दिलवाना। अभिभावक को बच्चों को अधिकार बताना, ठीक है। अब अभिभावक को भी समझाना है, गार्जियन को भी समझाना है, बच्चे को तो समझा दिए, गार्जियन को भी समझाना है कि भैया आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्मार्ट है, अभी इस पे इतना अत्याचार मत करो, ढंग से पढ़ाओ, ढंग से खिलाओ, ठीक है। आगे चलकर ये आपका नाम रोशन करेगा, ये बच्चों का अधिकार है। इतना टॉर्चर करोगे तो बच्चे का दिमाग विकसित नहीं हो पाएगा, आगे चलकर वो कुछ नहीं कर पाएगा। प्यार से उसको हर एक चीज़ को देखिए, उसकी केयर करिए, वो आपकी ही मदद करेगा, बुढ़ापे में बनेगा, आपका ही सहारा बनेगा, ठीक है। तो अभिभावक को बच्चों का अधिकार बताना, परामर्श सेवाएं प्रदान करना, ठीक है, काउंसलिंग प्रदान करना, आर्थिक सहायता देना, ज़रूरत है परिवार को तो भैया आर्थिक सहायता की मदद भी देना। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं सर, ये सभी चीज़ें हैं क्या कि कैसे मैनेजमेंट इस तरीके से कर सकते हैं बाल उत्पीड़न का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, बच्चों के संरक्षण के लिए कानूनी व्यवस्था क्या है और 1977 में क्या सुधार किए गए। तो बच्चों के संरक्षण के लिए कानून 1977 में सुधार किए गए, ठीक है, जो प्रताड़ित, उपेक्षित या फिर अपराधी प्रवृत्ति के बच्चों से संबंधित है। अदालत के आदेश से इन बच्चों को संरक्षण दिया जाता है। मुख्य व्यवस्थाएं जैसे कि अनाथालय, ठीक है, अनाथालय हो गया। अब देखिए अनुशासित वातावरण में रखा जाता है, इसमें अनाथालय के तहत अनुशासित वातावरण में रखा जाता है, जहाँ सुरक्षा, परिपक्व व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन सिखाया जाता है, लेकिन यह कम प्रभावी माना जाता है। पालन पोषण घर पर, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, पालन पोषण घर पर। अगर कुछ परिवार अनाथ बच्चों को अस्थायी रूप से पालते हैं तो ये अनाथालय से बेहतर होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि दत्तक, ठीक है, दत्तक या फिर गोद लेना। अनाथ बच्चों को कानूनी रूप से गोद लिया जाता है। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं जीवन निर्वाह अधिनियम 1956 मुख्य कानून है। 1972 में दत्तक ग्रहण बिल पेश किया गया, ठीक है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, ठीक है, ध्यान में रखना, आगे यहीं से एमसीक्यू बनेगा। उसके बाद सुरक्षात्मक घर, अपराधी बच्चों के लिए यहाँ सुधार, उद्योग, कला, खेल और शिक्षा दी जाती है सुरक्षात्मक घर के तहत, ठीक है। बाल दोष सुधार संस्था 16 वर्ष से ऊपर किशोर अपराधियों के लिए 3 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है। जेल की बजाय उदाहरण, अगर कोई 15 साल का बच्चा चोरी करता है तो उसे ध्यान में रखिए बोस्टल में रखकर ट्रेनिंग दी जाती है, ना कि जेल में। अगर भैया 15 साल का बच्चा है, चोरी कर लिया, ठीक है, अपराध कर लिया, तो इसको जेल में नहीं रखेंगे, 3 साल की इसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, सिखाया जाएगा, ठीक है, कि गलत काम क्या है, क्या अच्छा काम है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, बोस्टल में रखकर ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, ठीक है, हमने क्या पढ़ा इसमें, इस प्रश्न में हमने क्या पढ़ा भैया, हमने पढ़ा कि बाल बच्चों के संरक्षण के लिए कानूनी व्यवस्था क्या है और 1977 में क्या सुधार किए गए। तो ये सभी
ये सभी संरक्षण, अनाथालय हुआ, पालन पोषण घर, दत्तक गोद लेना, सुरक्षात्मक घर, ठीक है, ये सारे हेडिंग आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है कि बालिकाओं की विशेष देखभाल और भ्रूण हत्या से संबंधित क्या कानून है। बालिकाओं की विशेष देखभाल और भ्रूण हत्या, ठीक है, हाँ, भ्रूण हत्या से संबंधित क्या कानून है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा कि बालिकाओं की विशेष देखभाल के लिए भ्रूण हत्या को रोकना जरूरी है, जो कानूनी जुर्म है। प्रसव पूर्व भ्रूण जांच अधिनियम, अब इसका ये शॉर्टकट नेम है, ठीक है। प्रसव पूर्व भ्रूण जांच अधिनियम 1994 में जो आया, जो बना, जो जनवरी 2096 से लागू हुआ, ध्यान में रखना, जनवरी 2096 में लागू हुआ। और ये अधिनियम बना कब, 1994 में, ठीक है। उसके बाद 2003 में इसमें संशोधन हुआ। 2003 के संशोधन के बाद इसे प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट कहा गया, ठीक है। ये फुल फॉर्म है पूरा, ठीक है। क्या है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट कहा गया, ठीक है। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, आपको डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछेगा, PCPNDT एक्ट का उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना है कि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड से जो अल्ट्रासाउंड से लिंग प्रशिक्षण किया जाता है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है, इस कानून के तहत। और उल्लंघन करने पर या फिर जो इस नियम का उल्लंघन करता है उसको 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक जुर्माना, 3 से 5 साल का जेल हो सकता है। क्लिनिक, जो भी क्लिनिक चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, उस पर ये चीज़ मेंशन भी करना चाहिए, ठीक है। नोटिस लगाना जरूरी है, यदि नहीं लगाते हैं तो उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ गर्भ शिशु और लिंग की जांच नहीं की जाती है, इतना नोटिस लगाना जरूरी है, ठीक है। अनुवांशिक, भैया अनुवांशिक बीमारी की जांच दंडनीय अगर लिंग चयन के लिए हो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, अगर बच्चे को छोड़कर देखिए, जैसे कि बच्चे या फिर माँ को खतरा है, तो उस समय लिंग की जांच करवा के उसको कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये कि ऐसे ही करना दंडनीय अपराध है। ये नोटिस हर एक हॉस्पिटल में, क्लिनिक में होनी चाहिए, ठीक है। इस एक्ट के तहत ये चीज़ हुआ। उसके बाद क्या है सर, उदाहरण के तौर पर समझेंगे, अगर कोई डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से लड़की का पता लगाकर भ्रूण हत्या करवाता है तो उसे जेल और जुर्माना हो सकता है, ठीक है। ये एक्ट यही बताता है, समझ में आया। इस एक्ट का काम क्या है, 2-3 बातों को आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो, कब ये अधिनियम आया, 1994 में, ठीक है। PCPNDT कब आया, 1994 में। लागू कब हुआ, 1996 में लागू हुआ। PCPNDT 1996 में लागू हुआ, 94 में निकल के आया था। अच्छा, क्या बताता है, सीधा सीधा यहाँ एग्जाम्पल पढ़ो। अगर कोई डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से लड़की का पता लगाकर भ्रूण हत्या करवाता है तो उसे जेल हो सकती है इस एक्ट के तहत। मतलब ये एक्ट बोल रहा है कि लिंग का पता लगाना, ठीक, अल्ट्रासाउंड या फिर और भी टेक्निक के माध्यम से लिंग का अगर आप पता लगाकर भ्रूण हत्या कर रहे हो तो ये मतलब कि कानूनी अपराध है, इसके तहत आपको सजा हो सकती है। क्लियर। चलिए, भ्रूण हत्या के परिणाम क्या हैं, इससे निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। भ्रूण हत्या के परिणाम क्या हैं और इससे निपटने के लिए उपाय उपाय किए गए हैं, क्या उपाय किए गए हैं वो आपको बताना है। तो भ्रूण हत्या से लड़कियों की संख्या कम हो रही है, मेन रीजन यही है। भ्रूण हत्या पहले क्या था, लोग सोचते थे कि भैया लड़की कुछ नहीं करती है, लड़की होने से हमारा खर्च ही बढ़ेगा, बाकी क्योंकि भैया शादी हो जाएगी वो तो 20 साल 18 साल के बाद हमारा घर तो छोड़ ही देगी, ठीक है। अब हमारा घर छोड़ देगी, जो कमाएगा हमारा बच्चा बेटा लड़का ही कमाएगा, लड़की तो हमको कमा के देगी नहीं, लड़की जहाँ जाएगी उनकी हो जाएगी। तो यही लोगों की भावना थी, पहले लोगों की यही मानसिकता थी, ठीक है। तो इसी की वजह से लिंग का जांच करवा के आ, अगर लड़की पैदा हो रही है तो उसकी भ्रूण हत्या कर देते थे, ठीक है। तो जिससे भविष्य में लड़कों की संख्या ज़्यादा हो सकती थी। इसी से निपटने के लिए भैया ये एक्ट लाया गया था, जो ऊपर हमने एक्ट बताया 1994 में आया PCPNDT, और 1996 में लागू हो गया था, जनवरी 1996 में, ठीक है। केंद्र सरकार ने PCPNDT एक्ट गठित किया इसी को लेकर, ठीक है। चलिए, टीवी समाचार पत्रों में जागरूकता अभियान, 2003 संशोधन के बाद लिंग चयन निषेध अधिनियम बना। 2005 में राष्ट्रीय निरीक्षक समिति बनी, जिससे चिकित्सा, कानून और पुलिस विशेषज्ञ शामिल। बेटी बचाओ बेटी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बेटी के जन्म पर विशेष देखभाल दी जाती है। उदाहरण के तौर पर बेटी बचाओ अभियान के तहत कुछ राज्यों में बेटी के जन्म पर सरकारी सहायता जैसे पैसे या फिर शिक्षा स्कॉलरशिप दी जाती है।
तो हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया, बहुत ही छोटा चैप्टर है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लगाएंगे एमसीक्यू। अच्छा, एमसीक्यू लगाने से पहले कुछ करंट डाटा है उसको हम देख लेते हैं। 20 एमसीक्यू है, आप आसानी से बना लोगे क्योंकि आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। लेकिन हम उससे पहले एमसीक्यू हल करने से पहले कुछ करंट डाटा है आपके भर्ती परीक्षा में, अगर करंट डाटा से कुछ पूछ लेता है तो वो छूटना नहीं चाहिए भैया। बच्चों के अधिकार, बच्चों की अधिकार की वर्तमान जानकारी दिसंबर 2025 तक हम देखेंगे क्या क्या की प्रोग्रेस हुई है। पहली बात तो हम देखेंगे कि भैया जो शिशु जो शिशु मृत्यु दर थी, ठीक है, जो शिशु मृत्यु दर थी, ठीक है, 2011 में 44 से घटकर 2023 में 25, ठीक है, 25 प्रति 1000 हो गया है, ठीक है, मतलब 25 लोगों की मृत्यु हो रही है, शिशु मृत्यु दर हो रही है प्रति 1000 जनसंख्या पे, ठीक है। तो ये पहले 2011 में 44 था, अभी कम हो गया है, ठीक है, तो ये सुधार हुआ। उसके बाद क्या, उसके बाद ये हुआ कि पूछेगा डायरेक्ट कि भैया बताइए इन्फेंट आईएमआर रेट कितना है 2025 तक, तो ध्यान में रखना है 25 है, ठीक है, प्रति 1000 जनसंख्या पे। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 2022 में 30 से घटकर 2023 में 29 हो गई है, ठीक है। उसके बाद का डाटा अभी सुधार नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है 29 है अभी, ठीक है। भर्ती परीक्षा में पूछेगा 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चों की मृत्यु दर कितना है, तो 29 आपको बताना है। बाल विवाह में कमी भी देखने को मिला। 2020 से लेकर 24 वर्ष की महिलाओं में 18 वर्ष से पहले विवाह का प्रतिशत 2015-16 में 26.8% से घटकर 2019-21 में 23.3% हो गया है, ठीक है। मतलब 26 था, अभी 23.3% हो गया बाल विवाह में कमी, तो इसमें भी सुधार हुआ है। अच्छा, दत्तक ग्रहण में वृद्धि हुआ 2017-18 में कितना था सर, 39-27 से बढ़कर अभी 2024-25 में 45-15 हो गया। ज़्यादातर देश के अंदर लड़कियों का दत्तक ज़्यादा है, ठीक है। लिंगानुपात पूरे भारत में थोड़ा सुधार हुआ। 2021-23 में 917 लड़कियां प्रति 1000 लड़के पे थी, लेकिन कुछ राज्यों जैसे कि दिल्ली हुआ, ठीक है, अभी भी उस वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, 920 तक ही हुआ है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में अभी 64.3% हो गया है, ठीक है। 940 मिलियन की लोगों के डाटा के अनुसार ये बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सुधार योजनाएं, विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं थी एनएचएम के अंतर्गत, ठीक है, उसके कारण हुआ है। राइट एजुकेशन के तहत, ठीक है, मिड डे मील के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वजह से हुआ है, ठीक है। मुख्य कानून की स्थिति हम देखेंगे। अच्छा, यार इम्पोर्टेंट, इधर आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए यहाँ पे लेबर एक्ट में जो सुधार हुआ था यहाँ पे देखिए 2016 में संशोधित जो हुआ, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी काम पर लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित, 14 से 18 वर्ष के खतरनाक कामों पर बैन। 2025 में कोई नया बदलाव नहीं, लेकिन लागू करने पर फोकस, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसके बाद पीसीपीएनडीटी के बारे में बताया गया। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए 2025 में अभी भी सख्ती से लागू है, लेकिन अवैध रैकेट्स पकड़े जा रहे हैं। कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली आदि में क्लिनिकों पर नोटिस और सजा के प्रावधान बरकरार हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा कब लागू हुआ था, तो 22 जनवरी 2015 से शुरू हुई ये योजना और 2025 में 10वीं वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछेगा, ध्यान में रखना है। जनवरी 2025 तक कार्यक्रम। अब यह मिशन शक्ति का हिस्सा है, ठीक है। किसका हिस्सा है सर, मिशन शक्ति का हिस्सा है। पूरे देश में विस्तार, जागरूकता और लड़कियों की शिक्षा सुरक्षा पर ये फोकस है। यूनिसेफ की 2025 रिपोर्ट में कुछ मुख्य चिंताएं, ठीक है, चिंताएं देखी गई हैं। भारत में 206 मिलियन बच्चे अभी भी कम से कम एक आवश्यक सेवा, आवास, स्वच्छता, पानी, पोषण आदि स्वास्थ्य से वंचित है। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट बोल रहा है कि भैया ये हमारी मुख्य चिंताएं हैं कि भारत में अभी 206 मिलियन बच्चे अभी भी हैं जो कम से कम एक आवश्यक सेवा, जैसे कि आवास हुआ या फिर स्वच्छता हुआ, या फिर पानी हुआ या फिर पोषण हुआ या फिर शिक्षा हुआ या फिर स्वास्थ्य हुआ, इससे वंचित है। मतलब इन तीनों चारों में से 206 मिलियन अभी बच्चे ऐसे हैं भारत में जो ये सभी सेवाओं से वंचित है। ये यूनिसेफ 2025 की रिपोर्ट बता रहा है। चलिए, अब 62 मिलियन कितने बच्चे हैं, 62 मिलियन बच्चे दो या फिर ज़्यादा सेवाओं से वंचित है।
यूनिसेफ का कहना है कि बच्चे गरीबी खत्म करना राष्ट्रीय प्राथमिकता बने। ठीक है, बच्चे गरीबी खत्म करना राष्ट्रीय प्राथमिकता बने, हर पॉलिसी और बजट में बच्चे केंद्र में हो। ठीक है, अनअपडेट है। ठीक है, अनअपडेट आई थिंक इम्पोर्टेंट नहीं है। एनसीपीसीआर के बारे में देखिए, बच्चों के अधिकारों की निगरानी जारी, ट्रैफिकिंग और यौन शोषण के मामलों में हस्तक्षेप 2025 में हजारों केस, बाल ट्रैफिकिंग अप्रैल 2025 में अब तक 6500+ केस हस्तक्षेप। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए। हो गया, आपको जो इम्पोर्टेंट था हमने करंट की न्यूज़ यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। एमसीक्यू खुद लगाना है। देखिए, पहला एमसीक्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि आईसीसीडब्ल्यू की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब खुद पढ़िए और खुद लगाइए। ऊपर आपने थियरी में पढ़ा है, 1992 हमने बताया था। बिल्कुल सर, आपने यही बताया था। तो ये व्याख्या है, आप देख सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर की स्थापना 1952 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लेना, ये पूरा वीडियो को पॉज करके हम पढ़ेंगे, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, बाल उत्पीड़न, हाँ, बाल उत्पीड़न। ठीक है, बाल उत्पीड़न के कितने मुख्य प्रकार बताए गए हैं? दो तो हम बताए नहीं थे थियरी में, कितना बताए थे भूल गए? 4 हेडिंग हमने बताया था, तो 4 आपको अभी यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, और भी होंगे लेकिन 4 इंपॉर्टेंट है, मुख्य रूप से 4 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सर? शारीरिक उत्पीड़न, जो मारपीट चोट पहुंचाने का काम करता है। और भावनात्मक उत्पीड़न, जो अपमानित करना या फिर डराने का काम करता है। उपेक्षात्मक उत्पीड़न, जो बच्चे की जरूरत को अनदेखी करता है, जैसे कि भोजन, कपड़े न देना। ठीक है, और यौन उत्पीड़न, जो यौन शोषण या फिर छेड़छाड़ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके भर्ती परीक्षा में पूछ सकता है डायरेक्ट। बाल उत्पीड़न निम्नलिखित में से बताइए कौन सा बाल उत्पीड़न का प्रकार नहीं है? तो 4 प्रकार हैं, चारों आपको ध्यान में रखना है, और चारों के बारे में हमने बता भी दिया कि शारीरिक उत्पीड़न का मतलब क्या हो गया, मारना पीटना शारीरिक उत्पीड़न हो गया। और अपमानित करना, डराना, ये क्या हो गया, भावनात्मक उत्पीड़न हो गया। ठीक है, जरूरत के अनुसार खाना न देना, कपड़े न देना, ये क्या हो गया, उपेक्षात्मक उत्पीड़न हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लगाइए। पूरी की पूरी थियरी, अब मैं हजारों प्रश्न भी बना दूंगा ना, तब भी आप बना लोगे, क्योंकि आपने थियरी तो पढ़ लिया, जड़ तक पहुंच गए हैं। चलिए, फैक्ट्री एक्ट 1976 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाने की अनुमति है या फिर नहीं है? बहुत ही आसान प्रश्न है सर, नहीं है। अच्छा, ये आसान क्यों लग रहा है? प्रश्न आसान क्यों लग रहा है? अभी जैसे आपने थ्योरी नहीं पढ़ा होता तो डिफिकल्ट लगता कि सर ये कहाँ से प्रश्न आ गए। अभी आपने थ्योरी पढ़ा इसलिए ये आसान लग रहा है, अभी तुरंत आप थ्योरी पढ़ के आके एमसीक्यू लगा रहे हो तो आसान लग रहा है। तो ये ऐसे पढ़ाई पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, चैप्टर वाइज अब थ्योरी पढ़ो, फिर खुद से एमसीक्यू बना के प्रैक्टिस करो। तो सैनी बैच में यही बताया गया, सैनी बैच में यही सिखाया गया कि हर एक चैप्टर को पढ़ाया गया है ढंग से, एक एक टॉपिक के, उसके बाद उसी चैप्टर से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा दी है हम। 20-20 या फिर किसी चैप्टर में 40-40। कुछ लोगों का कमेंट आता है, जैसे कि अभी जो सैनी बैच नहीं ज्वाइन किया है मेरा, ठीक है, टेस्ट ज्वाइन किया है, तो बोलता है कि सर चैप्टर वाइज टेस्ट करवाओ। भाई चैप्टर वाइज टेस्ट हम क्यों करवाएं? हमारे पास इतना टाइम है कि आपका हम टाइम बर्बाद करें एग्जाम के समय में? नहीं, हमारे पास ना तो टाइम है ना तो आपके पास टाइम है। हम सैनी बैच में सब कुछ पढ़ा के ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाना, एक ही चीज़ को बार बार बताना, ये व्यर्थ है वाला काम हो गया, समय व्यर्थ करने वाला काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे व्याख्या आप पढ़ लेंगे। व्याख्या में बताया जा रहा है कि फैक्ट्री एक्ट 1976 में स्पष्ट प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं लगाया जा सकता है। 18 वर्ष से कम उम्र के अगर बच्चे हैं, किशोर हैं, ठीक है, बच्चे नहीं बोले जाएंगे, वो किशोर बोले जाएंगे, तो उनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक होता है कि भैया फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाओ तभी काम मिलेगा। और काम के समय में विशेष छूट दी जाएगी, ब्रेक दिया जाएगा कि भैया 3 घंटे के बाद तुम्हारा टी टाइम हो रहा है, 4 घंटे के बाद तुम्हारा लंच हो रहा है, फिर उसके बाद फिर टी टाइम हो रहा है, फिर उसके बाद छुट्टी हो रही है। हफ्ते में तुम्हारी 2 दिन छुट्टी रहेगी, संडे सैटरडे। तो ये सारी चीज़ें विशेष छूट दी जाती है। कानून बच्चों को खतरनाक श्रम से बचाने के लिए बनाया गया। ये नहीं कि बैल की तरह, अगर वो 18 साल हो गए तो बैल की तरह उनको खटाते रहो, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, दत्तक दत्तक ग्रहण से संबंधित मुख्य कानून कौन सा है? अभी ऊपर पढ़ा के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू दत्तक ग्रहण जीवन निर्वाह अधिनियम 1956 में जो आया हुआ था, इसका राइट उत्तर भी हो जाएगा।
व्याख्या में आपको बोला गया है कि भारत में दत्तक ग्रहण मुख्य कानून हिंदू दत्तक ग्रहण एवं जीवन निर्वाह अधिनियम 1956 है। दत्तक ग्रहण में बच्चे को कानूनी रूप से गोद लिया जाता है। और अब कानूनी रूप से मतलब क्यों, एक प्रक्रिया होता है, ये नहीं कि भैया वो किसी का बच्चा हो गोद ले लिया हो, बाद में वो बच्चा को पढ़ाया लिखाया, वो बन गया, अच्छी नौकरी करने लगा, तो वो इंसान आके बोला कि मेरा बच्चा है, मुझे दो भाई, मुझे दो। अब वो नौकरी करने लगा कि ये बच्चा मुझे चाहिए, मेरा बच्चा है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया के तहत गोद दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कन्या भ्रूण हत्या रोकने वाला मुख्य अधिनियम कौन सा है? ऊपर पढ़ा के आए हैं। कौन सा है भैया? PCPNDT एक्ट, जो 1994 में आया था, 1996 में लागू हुआ था, जनवरी 1996 में ये लागू हो गया था, मतलब पास हो गया था, बिल पास हो गया, पास हो गया तो मतलब लागू हुई समझिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्याख्या आप पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए, बाल उत्पीड़न का मुख्य कारण नहीं है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा है मुख्य कारण नहीं है। तो आर्थिक समस्या है, हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। और माता पिता की वैवाहिक समस्या ये भी है, अभिभावक में तनाव ये भी है, बच्चों का अच्छा प्रदर्शन स्कूल, ये तो अच्छी बात है भैया, ये उत्पीड़न वाली बात तो है ही नहीं। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि अपराधी प्रवृत्ति वाले किशोर 16 वर्ष से कम उम्र के लिए कौन सी संस्था होती है? तो 16 उम्र से कम कौन सी, अभी हमने आपको क्या बताया, जैसे कि बच्चा है 15 साल का है, ठीक है, ये चोरी कर लिया, तो चोरी कर लिया तो इसको क्या करेंगे, जेल भेज देंगे क्या? जेल नहीं भेजेंगे, क्या करेंगे सर? बाल दोष सुधार संस्था, ठीक है, जिसको बोस्टर बोलते हैं, हमने पढ़ाया था ऊपर अभी थियरी में। तो यहीं पे इसको 3 महीने के लिए रखेंगे, 3 साल के लिए, आई थिंक 3 साल के लिए है, ठीक है, 3 साल के लिए रखेंगे, ट्रेनिंग देंगे, 3 वर्ष, हाँ ये 3 वर्ष है, ठीक है, 3 वर्ष तक रखेंगे और उसको सुधार हेतु प्रशिक्षण शिक्षा विभिन्न कौशल सिखाए जाएं ताकि वो समाज में समायोजित हो सके। क्लियर, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बाल विवाह रोकने वाला कानून कौन सा है? बाल विवाह रोकने वाला कानून कौन सा है? ऊपर हमने आपको बताया है, कौन सा कानून है सर? इसका राइट उत्तर आपको बताना है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1978। ये व्याख्याएं पढ़ लेना। बेटी बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कन्या भ्रूण हत्या रोकना और लड़कियों की विशेष देखभाल, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अनाथालय की तुलना में कौन सी व्यवस्था बालक के विकास के लिए बेहतरीन मानी जाती है? तो हम आपको क्या बताए थे वहाँ पे, एक एक थ्योरी में एक एक चीज़ बताएंगे, पालन पोषण घर, ठीक है, रिमांड होम नहीं, पोस्टल नहीं, जेल नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यौन उत्पीड़न किसमें सबसे अधिक देखा जाता है? तो भैया ये लड़कियों में ज़्यादातर देखा जाता है, पुरुषों के अपेक्षा। PCPNDT एक्ट का उल्लंघन करने पर अधिकतम सजा क्या हो सकती है? तो 3 वर्ष का जेल और जुर्माना हो सकता है, ठीक है। इस एक्ट के तहत अगर ये एक्ट का उल्लंघन कोई करता है, 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। बाल श्रम को रोकने का मुख्य अधिनियम कौन सा है? तो कौन सा है मुख्य अधिनियम? कहने का मतलब पूछा जा रहा है डायरेक्ट कि भैया कब आया था, 1993 में आया था ना बाल श्रम अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाल उत्पीड़न के मैनेजमेंट में कौन सी सुविधा शामिल नहीं है? कौन सी सुविधा है जो शामिल नहीं है? तो भैया यहाँ पे मुफ्त विदेश यात्रा ये शामिल नहीं है, बाकी डे केयर सेंटर, पुलिस सहायता, परामर्श सेवाएं ये सभी हैं, थ्योरी में हम पढ़ाए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दत्तक ग्रहण में बालक माता पिता को क्या अधिकार मिलते हैं? ठीक है, तो क्या अधिकार मिलते हैं भैया? स्वाभाविक माता पिता के समान अधिकार और जिम्मेदारी, ऑप्शन नंबर सी। रिमांड होम मुख्य रूप से किसके लिए होते हैं? तो भैया किसके लिए होते हैं? अपराधी बालकों के लिए, ठीक है, अपराधी बालकों के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब कितना भी प्रश्न हम बना लें थियरी से, उस चैप्टर से, राइट से, ठीक है, चाइल्ड राइट से, तो आप आसानी से बना लोगे, चिल्ड्रन राइट या फिर चाइल्ड राइट बोल सकते हो, उससे आप बहुत सारा प्रश्न बना लेंगे, ठीक है। हमने 20 बनाए हैं, सभी आसान लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र, नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकार संधि को हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में क्या कहेंगे? बच्चों में परंपरा अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। आपके इंग्लिश में भी बोल दिया गया, शॉर्टकट में ध्यान रखना, CRC इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑन द चाइल्ड।
क्लिनिकों पर पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत क्या लगाना अनिवार्य है? नोटिस। ठीक है, कि यहाँ लिंग की जांच नहीं होती, ये नोटिस लगाना होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बाल उत्पीड़न का अर्थ क्या है? तो बच्चे के साथ जबरदस्ती जिसे शारीरिक मानसिक चोट पहुंची, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बच्चों के संरक्षण हेतु कानून में सुधार किस वर्ष किया गया? तो सर किस वर्ष किया गया था? 1977 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 20 प्रश्न थे आपके, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है ये यूनिट अध्याय, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे जो हमने पढ़ा दिया, अगर आपके भर्ती परीक्षा में अगर इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, इस यूनिट से प्रश्न आते हैं, तो आपका ये प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, देखिए आपको अगर लग रहा हो कि हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो की स्पीड आप बढ़ा के देखा करें। ठीक है, 2x या फिर 1.5 गुना पे देखा करें, तो स्पीड बढ़ जाएगी। वो आपके मोबाइल में 3 डॉट सेटिंग का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे लिख के आएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप चेंज करके बढ़ा भी सकते हो। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। ठीक है, मिलाकर शायद 5 या 6 चैप्टर हैं, मैंने देखा नहीं है। 5 या 6 चैप्टर हैं, तो हम सब कुछ पढ़ा देंगे, चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। ठीक है, उसके बाद हमने हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट में भी 1-2 यूनिट छोड़ कर रखा है, उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे।